So good morning to all of you. So today I am going to start a very new chapter, that is biological classification. My dear friend, आज हम बात करेंगे अपना सेकेंड चैप्टर, ये है जो हमारा क्लास 11th NCERT का दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो है, आपको पता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, उनको हम एक कन्वीनियंट कैटेगरीज एक ग्रुप में रखेंगे ताकि हम आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सके। तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, एक कन्वीनियंट ग्रुप बना के उसमें सारे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं ताकि हम इजी वे में उसे फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले आपको बता दें, ह्यूमन ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का कोशिश किया, लेकिन जो ह्यूमन क्लासिफिकेशन था उनका, वो साइंटिफिक क्राइटेरिया ना यूज करके अपने आवश्यकता अनुसार, अपने नीड के अनुसार उन्होंने क्लासिफाई किया चीज़ों को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने साइंटिफिक तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की कोशिश किया वो थे हमारे एरिस्टोटल। सबसे पहले एरिस्टोटल हमारे साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल। आपको पता है एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। तो एरिस्टोटल ने जितने भी ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स, सारे प्लांट्स और एनिमल्स को दो ग्रुप में बांटा। दो ग्रुप को क्या थे, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, और इनको प्लांट को फर्दर डिवाइड किया तीन ग्रुप्स में। किसमें, तीन कैटेगरीज या तीन ग्रुप्स में। जो सबसे बड़े प्लांट थे उनका नाम दिया ट्रीज, और जो थोड़े ट्री से छोटे थे उनका नाम दिया श्रब्स। क्या नाम दिया, श्रब्स। और जो सबसे छोटे थे उनका नाम दिया हर्ब्स। तो जो ये एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, एक्चुअली ये मॉर्फोलॉजी, मतलब ये बाहर से वो दिखता कैसे है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासिफाई कर दिया चीज़ों को। जो सबसे छोटा था इन्होंने देखने से शुरुआत किया। जो सबसे छोटे थे जैसे हर ग्रास वगैरह हो गए, हमारे ग्रास को जो सबसे छोटे थे उनका नाम हर्ब्स दे दिया। थोड़ा उससे बड़े जो थे, जैसे जिसमें बूसी अपीयरेंस हो, मीन्स आप गुड़हल का पेड़ ले लो, या गुड़हल का पेड़ और जो थोड़े सबसे बड़े पेड़ थे नीम, पीपल, ये सब ऐसे थे, ट्रीज वगैरह थे, ठीक है। एनिमल्स को किस में क्लासिफाई किया, दो ग्रुप्स में, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी एंड एब्सेंस ऑफ आरबीसी। मतलब जो एनिमल थे, जिस भी ऑर्गेन में आरबीसी होता है उसे एक ग्रुप में रख दिया, जिसमें आरबीसी नहीं होता है उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया। जिसमें आरबीसी होता है उसे वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिसमें आरबीसी नहीं होता है उसे इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। लेकिन मित्र ये आपको बता दें, इस जो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन था ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ शुरुआती ये था कि किसी ने शुरू किया क्लासिफिकेशन चीज़ों को करने का। अब दूसरे जो क्लासिफिकेशन, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसलिए क्लासिफिकेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चला। फिर यहाँ पे हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं, कैरलस लीनियस। एक्चुअली आपको बता दें ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इनके कई सारे बुक्स, एक्चुअली 5 बुक्स इन्होंने लिखा है। तो कैरलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो कैरलस लीनियस ने दिया था। कैरलस लीनियस ने क्या कहा इन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लांट थे और सारे एनिमल्स और प्लांट्स को 2 किंगडम में बांट दिया। 2 किंगडम मतलब किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। इन्होंने क्या कहा कि सेल वॉल के बेसिस पे। सो हमने बात किया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लीनियस। ये हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट थे मित्र। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी आपको पता है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर। कोई भी ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर देते हैं उसके कैरेक्टर के आधार पे, फिर उसको क्या करते हैं, हम नामकरण करते हैं। दुई नाम पद्धति आपको बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को आपको पता होगा। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर कैरलस लिनियस ने ही दिया था, और इनका जो कैरलस लिनियस नाम है ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर से बहुत ही अफेक्टेड थे, इसलिए अपना नाम भी इन्होंने दो वर्ड में रख लिया। ठीक है, द्विनाम पद्धति। और इनका जो द्विनाम पद्धति था ये था कि बायोनॉमियल की जो किसी भी जीव का नाम हो आसानी से हम उसे पढ़ सके, बता सके। ठीक है, तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैरलस लिनियस ने। ठीक है, कैरलस लिनियस। और कैरलस लिनियस के बहुत सारे ड्रॉबैक थे मित्र। इनके क्या थे, बहुत सारे ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये थे कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था बहुत काफ़ी दिनों तक चला, लेकिन इसकी कुछ कमियों के कारण क्या हुआ, इसको फिर फर्दर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये किंगडम बहुत अच्छा नहीं है। फर्दर जब क्लासिफिकेशन आगे बढ़ा तो इन्होंने कहा, इसमें ये था कि जो प्रॉपर रूल नहीं बना पाए। कैरलस लिनियस का ड्रॉबैक ये था कि जो ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के बीच में इन्होंने डिफरेंस नहीं कर पाया। फिर जो हमारे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच इन्होंने डिफरेंस नहीं बता पाया। और यहाँ तक का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है कि हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए यह किंगडम दो किंगडम क्लासिफिकेशन क्योंकि शुरुआती दौर था, बहुत सारे लोगों ने काफ़ी दिनों तक ये चला भी। उसके बाद इस क्लासिफिकेशन के बाद हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन आया अर्नेस्ट हीकल का। अर्नेस्ट हीकल इन्होंने 3 किंगडम प्रपोज किए, 3 किंगडम। उस किंगडम का नाम क्या था, प्रोटिस्टा। इन्होंने कहा, अर्नेस्ट हीकल ने कहा कि 3 किंगडम हम क्या करते हैं, जो हमारे प्रोटिस्टा टाइप के ऑर्गेनिज्म जितने भी, इनमें प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। अर्नेस्ट हीकल प्रोटिस्टा का क्या था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। इसमें चाहे आपको बता दें जो प्रोटोजोआ हैं, प्रोटोजोआ में आपको बता दें पहले क्या था कि उस प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। पहले इनको एनिमल किंगडम में रखा हुआ था, लेकिन जैसे हमारी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ी तो हमें पता चला कि जो ये क्या है, जो प्रोटोजोआ वो यूकैरियोटिक हैं। तो जितने एक सेल के मतलब यूनिसेलुलर जितने ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने किस में रख दिया, किंगडम प्रोटिस्टा में। सो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। सो प्लीज़ लाइक